हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर मंजू सिंह आपके सामने उपस्थित हूँ अपना एक और वीडियो लेकर, जो है योगासन पर। योगासन जो टॉपिक है वो लिया गया है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य पेपर से, और ये है 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय बीएससी बीएड और बीए बीएड प्रोग्राम जो है उसके लिए उपयोगी है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि योगासन होता क्या है। योगासन जो है, इस शब्द का संधि विच्छेद है योग प्लस आसन। सरल शाब्दिक अर्थ में योगासन से तात्पर्य योग संबंधी आसनों से है। आसन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जो अस धातु से बना है और इसका अर्थ होता है बैठना या किसी स्थिति विशेष में स्थिर रहना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि योगासन जो है योग प्लस आसन से बना है, जिसका सरल और शाब्दिक अर्थ है कि योग संबंधी आसनों से है और आसन शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है। इस प्रकार किसी भी विशेष स्थिति में बैठ करके या स्थिर रहकर योग साधना करने की क्रिया को योगासन का नाम दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने योगासन के बारे में लिखा है कि स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात शरीर की वह स्थिति जिसमें साधक बिना कष्ट के सुखपूर्वक शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर एवं संतुलित रहकर योग साधना में रत रह सकता है, आसन कहलाती है। हम दोबारा से देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने योगासन के बारे में कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात शरीर की वह स्थिति, कौन सी स्थिति जिसमें साधक बिना किसी कष्ट के सुखपूर्वक शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित रहकर योग साधना में रत रह सकता है, आसन कहलाती है। यानी इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से संतुलित और स्थिर रहना आवश्यक है योग साधना के लिए, और इसीलिए ये फिर आसन कहलाते हैं। आज के जमाने में जो हम व्यायाम करते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें जो हम जिम जाकर जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो इसमें नहीं आता है, क्योंकि आसन के अंदर शरीर और मन दोनों स्थिर और संतुलित रहते हैं और फिर योगा जो किया जाता है और जो किसी स्थिति विशेष में स्थिर रहा जाता है वह आसन कहलाती है। आसन का अर्थ हम आगे भी और डिटेल में देखेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आसन का प्रत्येक अक्षर अपनी स्वतंत्र अर्थ को निम्न रूप से चरितार्थ करता है। यहाँ पर आसन का जो पहला शब्द है आ का अर्थ है आत्म। इस रूप में योगासन योगाभ्यास में सहायक होकर साधक को आत्म से परिचित कराकर आध्यात्मिकता के महान मार्ग पर ले जाता है। तो आ का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? आ का अर्थ यहाँ पर हुआ आत्म, और आत्म क्या है? यहाँ पर आत्म हम खुद हैं, और योगासन के अभ्यास के द्वारा हम क्या करते हैं? हम आत्मा से परिचित होते हैं और आध्यात्मिकता के महान मार्ग पर चलने लगते हैं। दूसरा इसमें आता है स का अर्थ क्या है? स का अर्थ है सब या सर्व। सब इस रूप में योगासन में लीन व्यक्ति समस्त पर्यावरण की शुद्धि और सर्व जीव जगत के हित चिंतन की बात सोचता है। तो स का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि स का अर्थ हुआ सब, यानी इस रूप में जो योगासन में लीन व्यक्ति है वो पूरे पर्यावरण की, पूरे विश्व की और पूरे ब्रह्मांड के भले की बात करता है, पूरे जीव जगत के हित चिंतन की बात करता है। यहाँ पर स जो है वो सब या सर्व को अंकित करता है। आगे आता है फिर न। इस तरह से न का अर्थ यहाँ पर बताया गया है नभ, यानी ब्रह्म से साक्षात्कार। इस रूप में साधक अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा में लीन करने का प्रयत्न करता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आ प्लस स प्लस न, ये तीनों शब्द मिलकर के, अक्षर मिलकर के और बनते हैं आसन। आसन जो है, इसका आ जो पहला शब्द है वो आत्म की बात करता है। आत्म यानी हम स्वयं जो है हमारी आत्मा से परिचित होकर आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने लगते हैं। स का अर्थ होता है सर्व या सब, जो पूरे ब्रह्मांड के भले और हित चिंतन की बात करते हैं। और न का अर्थ होता है नभ, यानी ब्रह्मा से साक्षात्कार। इस रूप में साधक अपने पूरे आत्म स्वरूप को परमात्मा में मिलाने की बात करता है, परमात्मा में लीन करने की बात करते हैं और उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा आ, स और न का अर्थ। योगासन जैसी सहज एवं सुलभ साधना से साधक अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या माना गया है? मोक्ष। तो मोक्ष को प्राप्त करने में पूरी तरह से समर्थ बन सकता है।
यानी अगर योगासन करते हैं तो योगासन के द्वारा जो योगी होते हैं या जो साधक होते हैं या जो साधना करने वाले होते हैं वो अपने पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास तो कर ही लेते हैं और अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उस तक पहुंचने में समर्थ हो जाते हैं, उस तक वो पहुंच पाते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। इस तरह से हमने अभी तक देखा कि योगासन किसे कहते हैं। आज की जो जीवन शैली है, आज का जो समय है, इसमें योगासनों का बहुत ही लाभ है और सभी व्यक्तियों को योगासन करने की आवश्यकता है। योगासनों के यहाँ पर हम प्रकार देखने जा रहे हैं। हम वैसे तो योगासनों के 5-6 प्रकार भी कई लोग बताते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य प्रकार हैं वो 4 प्रकार ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो इसमें है कि बैठकर किए जाने वाले आसन। बैठकर किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं? यानी इस आसन में सुखपूर्वक स्थिर स्थिति में बैठकर जो आसन किए जाते हैं उसे बैठकर किए जाने वाले आसन कहा जाता है। इसमें आते हैं सुखासन, पद्मासन, सिंहासन, वज्रासन आदि आसन इस श्रेणी में आते हैं। दूसरे जो इसमें आते हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसन, यानी इन आसनों में साधक को खड़े होकर अपने आप को स्थिर तथा संतुलित करना पड़ता है। और इसमें कौन कौन से आसन आते हैं? ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन आदि ऐसे आसन कहे जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो इसमें आते हैं लेट कर किए जाने वाले आसन। इन आसनों में साधक को लेट कर अपनी स्थिर एवं संतुलित शारीरिक स्थिति बनानी होती है। इस श्रेणी के आसनों के उदाहरण हैं भुजंगासन, मकरासन और शवासन आदि। चौथे नंबर पर जो आते हैं इसमें वो है उल्टे होकर किए जाने वाले आसन, यानी इनमें साधक को अपने सिर या शरीर के ऊपरी भाग जैसे सिर, गर्दन, धड़ को नीचे तथा नीचे के भाग पैर, पंजों आदि को ऊपर की ओर स्थिर एवं संतुलित रखना पड़ता है। और इसमें कौन कौन से मुख्य आसन आते हैं? शीर्षासन तथा सर्वांगासन आदि आसन इसमें आते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने स्लाइड में देखा योगासनों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं योगासनों के? जो हम यहाँ पर मुख्य मुख्य प्रकार देख रहे हैं वह है पहले बैठकर किए जाने वाले आसन, दूसरे हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसन, तीसरे आते हैं लेटकर किए जाने वाले आसन और चौथे नंबर पर आते हैं उल्टे होकर किए जाने वाले आसन। उल्टे होकर किए जाने वाले आसन कौन से होते हैं? जिसमें सिर हमारा नीचे की तरफ और हमारे जो पैर वाला हिस्सा है वो ऊपर आसमान की तरफ होता है, उनको उल्टे होकर किए जाने वाले आसन कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा इसमें योगासनों के प्रकार। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। अब हम इसमें जो बैठकर किए जाने वाले आसन हैं उसके हम पहले आसन पर आ गए हैं और पहला आसन क्या है? सुख आसन। सुख आसन जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है और यहाँ पर इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, सुख पूर्वक जिस स्थिति में हम बैठ सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर स्थिर रहने की कोशिश करते हैं, ये सुखासन की स्थिति कहलाती है जो हम इस स्लाइड में इस पिक्चर में देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि सुखासन क्या होता है, इसके करने की विधि क्या है और इससे क्या लाभ है। बैठकर किए जाने वाले जितने भी आसन होते हैं उनमें सुखासन जो है वो सबसे पहली स्थिति मानी जाती है या पहला आसन माना जाता है। सुखासन बैठकर किए जाने वाले आसनों में सबसे अधिक सरल और सहकारी माना जाता है। ये एक प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में किए जाने वाला आसन है जिसे सभी लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे बच्चे हो, इसे कोई भी कर सकते हैं। और इसके करने की जो विधि है वो अब हम देखने जा रहे हैं। इसके करने की विधि क्या है? तो छात्रों इसके करने की विधि है कि हम जो है पहली स्थिति ये है कि अपने दोनों पैर आगे की तरफ फैलाएं। कैसे फैलाएं? सीधे हम जमीन पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे और हमारे जो दोनों पैर हैं वो सीधे एकदम सामने की तरफ फैलाए हुए हों और दोनों पैर आपस में सटे हुए हों। तो अपने दोनों पैर आगे फैलाएं। दूसरे नंबर पर एक पैर के पंजे को अपने हाथ से पकड़े और इसे दूसरे पैर के नीचे रख ले, यानी एक पैर के पंजे को पकड़े और उसको दूसरे पैर के नीचे रखे। अब दूसरे पैर को घुटने के जोड़ के स्थान पर मोड़े और उसे दूसरी जांघ पर रख लें और इस तरह से अपने हाथों की जो हथेलियों को अब घुटनों पर इस तरह से रखें कि हाथों की कोहनियों को पूर्ण आराम मिले। यानी जब हम बैठ जाएं, हम जो पहले कहा करते थे पहले के जमाने में कि आलती पालती लगाकर बैठ जाएं, इस तरह से बैठे और उसके बाद में हमारे जो दोनों हाथ हैं उनकी कोहनियां हमारे घुटनों पर
टिकी हुई हो, बहुत आरामदायक स्थिति में हो। फिर आगे देखते हैं कि अपनी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको हम एकदम सीधा रखें। सीधी होगी तभी इस आसन का फायदा मिल पाएगा। अगर हम झुककर या टेढ़े मेढ़े बैठकर करते हैं तो इससे फायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। और अपनी कमर जो है उसकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, सिर और गर्दन को भी सीधा रखें, सीना तना हुआ हो और पेट अंदर की तरफ हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये जो स्थिति है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सिर और गर्दन बिल्कुल एकदम सीधी सामने देखती हुई हो, सीना हमारा तना हुआ हो और पेट हमारा अंदर की तरफ हो, किया हुआ हो, यह जो स्थिति है ये सुखासन की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके बिना इस आसन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब इसके बाद में आंखें बंद कर लें और सभी प्रकार की चिंताओं को त्याग दें और पूर्ण आराम की मुद्रा तथा स्थिति बना लें। अब आंखें बंद कर लें और कोशिश करें कि बहुत हमारी जो सांस हम ले रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें और सांस की जो गति है उस पर ध्यान दें। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो गति धीरे धीरे उसकी जो हमारी सांस की जो गति है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, जो तेज तेज चल रही होती है। आंख बंद करने के बाद और शारीरिक और मानसिक तौर पर जब हम स्थिर होकर बैठ जाते हैं, शांति पूर्वक बैठ जाते हैं, तो हमारी जो सांस की गति है वो धीमी होने लगती है। आरंभ में इस अवस्था में 10 से 12 मिनट का अभ्यास करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो यानी शुरू में जब हम करते हैं तो उस समय जो लोग करना शुरू करते हैं तो उन्हें 10-12 मिनट तक इस स्थिति में बैठना चाहिए और धीरे धीरे हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस स्लाइड में देखा जो बैठकर किए जाने वाले आसनों की श्रृंखला है, उसमें पहला आसन है सुखासन। हमने देखा कि सुखासन क्या होता है, बैठकर किए जाने वाले आसन में प्रारंभिक अवस्था में किया जाने वाला आसन है जिसे सभी लोग कर सकते हैं। और हमने देखा इसको करने की विधि। चलिए आगे चलते हैं और आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं आगे क्या है। अब आता है सुखासन से लाभ, कि सुखासन से क्या क्या लाभ हो सकता है। देखने में यह आसन बहुत ही सरल और बहुत ही ऐसा लगता है कि इससे देख करके ऐसा लगता है कि इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है ये आसनों की प्रारंभिक अवस्था है और इससे भी बहुत लाभ होते हैं। पहला लाभ जो है कि गलत तथा अनुचित आचरण के कारण जो शरीर में विकृतियां पैदा हो जाती है उनका निराकरण इससे हो सकता है। यानी हम आड़े टेढ़े बैठते हैं, उल्टे हमारे बैठने का जो हमारा पोस्चर है वो हम बिगाड़ लेते हैं, तो इस कारण हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां पैदा हो जाती है, तो उनका निराकरण इस आसन के द्वारा होता है। पहला लाभ हमने देखा। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि शरीर के नीचे के जो भागों के जोड़ हैं उनको कार्यशील रखने में मदद मिलती है और उन्हें लचीला बनाए रखा जा सकता है। उनमें किसी तरह की विकृति आने पर सुधार लाने के कार्य में भी जो सुखासन है उससे सहायता मिलती है। कौन से? जो हमारे शरीर के नीचे का जो हिस्सा है, कमर से नीचे का हिस्सा है और उसके जो जोड़ है, जो उनमें कड़कपन आ जाता है, क्योंकि हम लोग ऊपर बैठे रहते हैं, हम जमीन पर नहीं बैठते हैं, तो उसमें हम जो वो शरीर नीचे वाला कड़क हो जाता है तो उसमें लचीलापन आ जाता है इस आसन को करने से, और कोई विकृति है तो उसे भी सुधार किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि यह आसन रक्त संचार की प्रक्रिया और पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में भी बहुत ही सहयोगी सिद्ध होता है। यानी यह आसन जो है इससे जो हमारी रक्त संचार की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी जो पाचन क्रिया है वह भी इससे सुचारू रूप से चलने लगती है और हमारी पाचन जो है प्रक्रिया अच्छी हो जाती है। हम जो खाते हैं वो हमें ठीक प्रकार से पचने लग जाता है। अगला जो इसमें आता है चौथे नंबर पर लाभ में, कि इससे मानसिक तनाव और चिंताओं से मुक्त रहकर मानसिक शांति प्राप्त करने में भी यह सहयोगी सिद्ध होता है। आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है इसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थक जाता है बहुत, तो इस मानसिक तनाव से और चिंता से मुक्त रहकर मानसिक शांति इसी आसन से प्राप्त होती है। थोड़ी देर ऐसा बैठेंगे सुखासन में तो धीरे धीरे हमारे सांसों की गति धीरे होने लगती है और हमें एक तरह की शांति मिलने लगती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, 5वें नंबर पर, कि ध्यान, धारणा और समाधि, ये जो तीनों चीजें हैं जो अष्टांग योग के आखिरी 3 अंग हैं, इन्हें लगाने के लिए भी यह आसन बहुत प्रारंभिक भूमिका
तथा उचित आधार भूमि तैयार करने में काम आ सकता है। हमने अष्टांग योग की श्रृंखला में देखा था कि जो योग के 8 अंग वहां पर बताए गए थे, उनमें जो आखिरी 3 थे, जो कि एक तरह से मेडिटेशन का पार्ट कहलाते हैं और जो ध्यान का पार्ट कहलाते हैं, तो उसमें ध्यान, धारणा और समाधि है। इनको जब हम शुरू करते हैं, ध्यान इसमें आता है, फिर धारणा आता है और जो अंतिम सीढ़ी है समाधि, वहां तक हम पहुंचते हैं। तो ध्यान, धारणा और समाधि लगाने के लिए जो आसन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम बैठते हैं, तो वह यही स्थिति होती है, कौन सी? सुखासन की स्थिति होती है। तो इन ध्यान, धारणा और समाधि के लिए यह एक तरह से उचित आधार भूमि तैयार करने में यह आसन काम आता है। और जो बहुत ही जरूरी है और ये अंतिम लाभ है जिसकी हम सभी को आवश्यकता है, और वह है पेट अंदर की ओर जाता है और मोटापा कम होता है। आज की जो हमारी जीवन शैली है बहुत ही ऐसी हो गई है, हमारी जो दिनचर्या है, हम फिजिकल बिल्कुल नहीं करते हैं, शारीरिक व्यायाम हमारे बहुत कम हो गए हैं। ऐसे में मोटापा बढ़ता जा रहा है, पेट बाहर की ओर निकलता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें जो है सिर्फ बड़ों में है, बच्चों तक में भी हम देखते हैं कि मोटापा छा जाता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस तरह से इस आसन के द्वारा पेट अंदर की ओर और मोटापा कम करने में भी आसन लाभ पहुंचाता है। तो इस तरह से हमने देखा सुखासन के लाभ। अब अगला जो बैठकर किए जाने वाले आसन है बच्चों, उसमें अगला आता है पद्मासन। पद्मासन की जो किस प्रकार से किया जाएगा, तो ये हम इस पिक्चर में थोड़ा सा देख रहे हैं, फिर आगे हम इसको करने की जो विधि है उसको और अच्छी तरह से और डिटेल में देखेंगे। ये जो पिक्चर है, इसमें ये जो बैठे हैं, एक ये जो स्थिति दिखाई दे रही है बैठने की और आसन करने की, वो यहाँ पर नजर आ रही है। पद्मासन को कमलासन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैठते हैं तो ये स्थिति एक तरह से कमल के रूप में मानी जाती है। इसीलिए इसे करते समय साधक की स्थिति कमल की तरह हो जाती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलते हुए भी कीचड़ या पानी को स्पर्श नहीं करता है, वैसे ही साधक को भी भौतिक क्लेश तथा चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। योग साधना तथा ध्यान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साधनों में इसका काफी महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पद्मासन के बारे में और अधिक जानकारी। पद्मासन जो है, पद्मासन को कमलासन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो करने वाले साधक हैं उनके बैठने की जो स्थिति है उससे वो कमल की तरह हो जाती है। और हमने जैसा कि पहले भी देखा कि कमल कीचड़ में जैसे खिलता है और कीचड़ या पानी उसको स्पर्श भी नहीं करता है, वैसे ही जो साधक है इस पूरे भौतिक संसार में कई भौतिक चिंताओं से घिरा रहता है, तो इस आसन के द्वारा साधक को भौतिक चिंता से मुक्ति मिल जाती है। पद्मासन के कुछ अन्य रूप जैसे अर्ध पद्मासन और बद्ध पद्मासन भी प्रचलित है। अर्ध पद्मासन इसका सरल रूप है, क्योंकि जो लोग पूर्ण पद्मासन नहीं कर सकते हैं तो अर्ध पद्मासन करके भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जबकि बद्ध पद्मासन कुछ कठिन आसन माना जाता है, यहाँ हम केवल उसके एक रूप पद्मासन का ही वर्णन कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने देखा पद्मासन क्या है। पद्मासन एक तरह से जो कमल के आकार में जो स्थिति हम स्थिर कर लेते हैं शरीर की, वह पद्मासन कहलाता है। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि पद्मासन करने की क्या विधि है। यहाँ पर हम पद्मासन की विधि देख रहे हैं कि इस आसन को करने के लिए किसी एक चटाई, दरी या खाली स्वच्छ एवं समतल भूमि पर बैठ जाना होता है। यहाँ पर इस आसन को करने के लिए नीचे बैठने की बात हम कर रहे हैं। जितने भी आसन हैं वो सभी आसन नीचे बैठकर किए जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। नीचे बैठने के लिए चटाई, दरी या खाली स्वच्छ एवं समतल भूमि पर बैठा जाता है। समतल इसलिए क्योंकि ऊंची नीची भूमि होगी तो हम ठीक प्रकार से सुखपूर्वक नहीं बैठ पाएंगे। तो पहला हम ऐसा कुछ जमीन पर बिछाएं और उस पर बैठ जाएं। दाहिने पैर को उठाकर बाईं जांघ पर रखें और इसी तरह से बाएं पैर को उठाकर दाईं जांघ पर रखें। हम दोबारा सुनेंगे कि दाहिने पैर को उठाकर बाईं जांघ पर रखें और बाएं पैर को उठाकर दाईं जांघ पर रखें। अगला जो है स्थिति इसमें कि अपने दोनों हाथ गोद में रखें। रीढ़ की हड्डी एकदम गर्दन और सिर तीनों एक तरह से एकदम सीधे हों, लेकिन तने हुए नहीं हो, आरामदायक हो लेकिन सीधे हों। दोनों कोहनियों को आराम की स्थिति में लाकर कमर को भी आराम की स्थिति दे। दोनों कोहनियां जो हमारी है वो भी घुटनों पर आराम से रखी हुई हो और हमारी जो कमर है वो भी तनी हुई ना हो, आराम की स्थिति में हो लेकिन सीधी हो।
तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें भी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर ये भी सीधी स्थिति में हो, कमर भी आराम की स्थिति में हो लेकिन सीधी हो, और हमारी जो दोनों कोहनियां हैं वो घुटनों पर टिकी हुई हो लेकिन वो भी आराम की स्थिति में हो। इसमें जो अंतिम फिर इसकी जो विधि में जो अंतिम अवस्था आती है कि अब आंखें ये सब बैठने के बाद में आंखों को बंद कर लें, चिंता और तनाव को दूर करके ध्यान मग्न होने का प्रयत्न करें। यानी हम जो आंख बंद कर लेंगे और चिंता और तनाव को दूर करने की कोशिश करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए स्थिर होकर बैठेंगे तो हमारी सांसें अपने आप ही जो सांसों की गति है वो धीमी होती जाएगी और हम ध्यान मग्न होने की एक तरह से कोशिश करेंगे और हम इसमें सफल भी हो जाएंगे। ध्यान की एकाग्रता के लिए अपनी नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि जमाने का अभ्यास करें। अगर हमारे मन में विचारों की बहुत बड़ी श्रृंखला एकदम तूफान की तरह चल रही है तो हम आंख बंद करके बैठेंगे और हमारे जो नासिका का अग्रभाग है उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, उस पर आंख बंद करके उसी पर दृष्टि जमाने की कोशिश करेंगे। तो इससे हम ध्यानावस्था की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम ध्यान की एकाग्रता में एक तरह से तल्लीन होते जाएंगे और ध्यान की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे जो विचारों का तूफान आ रहा था वो थोड़ा सा थमने लगेगा, उनकी गति धीमी होने लगेगी और हमारा जो मन है वो स्थिर होने लगेगा। शरीर स्थिर है और मन भी इसमें स्थिर होने लगेगा और चिंता मुक्त होने लगेगा। इस तरह से पद्मासन की ये विधि है। इस विधि को हम आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है उसने वीडियोज में जो बताया गया है, पद्मासन करने की जो विधि बताई है उस वीडियो को हम अगली स्लाइड पर देखेंगे। आप उस वीडियो को देख करके और आप उसको करने का प्रयास करें। इसके लिए हम आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के बहुत ही आभारी रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं पद्मासन करने की विधि आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा जो दिखाई गई है उसको देखते हैं। Sit with legs out, stretched in front of you. Bend your right leg and place your right foot on top of your left upper thigh. Bend your left knee. Place your left foot on the upper right thigh. Relax your shoulders. Hands on the knees in Chin Mudra. Breathe with a calm mind. Have a gentle smile on your face. Exhale. Use your hands to release the feet and stretch your legs out in front. Relax. तो बच्चों अब आपने देखा आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा जो पद्मासन करने की विधि इस वीडियो में बताई गई थी, आपने देखी होगी और आपने समझ भी ली होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको देख करके पद्मासन करना सीख गए होंगे। इसके लिए हम इस संस्था का एक तरह से धन्यवाद करते हैं और आगे चलते हैं कि पद्मासन करने के लाभ क्या क्या हैं। पद्मासन करने से हमारे कमर के नीचे के भाग की नस नाड़ियां मजबूत बनती है तथा जोड़ लचीले हो जाते हैं। क्या होता है, हमारे कमर से जो नीचे का हिस्सा है उसकी नस और नाड़ियां मजबूत होती है अगर हम इस स्थिति में बैठते हैं तो, और हमारे जो नीचे वाले जोड़ हैं जैसे घुटनों के हैं, टखनों के हैं, ये बहुत ही लचीले हो जाते हैं। अगला लाभ इससे है कि हमारी रीढ़ की हड्डी तथा टांगों को मजबूती और शक्ति मिलती है और वो मजबूत हो जाती है। आगे इसमें आता है कि ये रक्त संचार ठीक करता है और पाचन शक्ति इससे सुधरती है। यानी हमने देखा कि इससे रक्त संचार भी ठीक होता है और पाचन प्रक्रिया हमारी अच्छी हो जाती है। और इससे अगला जो लाभ है वह है कि रीढ़ की हड्डी और टांगों से आसन में कोई विकृतियां हैं हमारे अगर टांगों में या रीढ़ की हड्डी में तो वो ठीक तरह से ठीक हो जाती हैं इस आसन को करने से और उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आ पाता है।
आगे हम देखते हैं अगला लाभ कि ध्यान धारणा और समाधि के लिए इस आसन को आधार भूमि के रूप में काम में लिया जाता है और इसके बाद में फिर हम ध्यान अच्छी प्रकार से लगा पाते हैं इस अवस्था में बैठने के बाद। और जो कई लोग हैं, अगला हम देखते हैं कि कई लोग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने तथा ब्रह्मचर्य की रक्षा में भी इस आसन से सहायता मिलती है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा पद्मासन के कई सारे लाभ हैं जो हमने इस स्लाइड में देखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब देख करके आपके मन में भी पद्मासन करने की एक इच्छा जरूर जागृत होगी। अगले हम जो हमारे बैठकर किए जाने वाले जो आसन थे उसमें हम अगले आसन पे चल रहे हैं और वह आता है सिंह आसन। आपको जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि सिंह आसन कैसा होता होगा, आप इसको देखकर थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि सिंहासन किया कैसे जाता है। सिंहासन करने के लिए जो बैठने का पोज है वो आप इसमें से अच्छी तरह से देख ले। आगे चल के फिर मैं इसमें आपको विधि में अच्छी तरह से बताने का प्रयास करती हूँ। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। सिंहासन जो है, सिंहासन की मुद्रा में पूरा शरीर सिंह की तरह से तना हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम सिंहासन पड़ा है। सिंह देखा, सिंह यानी शेर। इसकी जो मुद्रा है वो शेर की तरह तनी हुई मानी जाती है, यानी सिंहासन की मुद्रा में पूरा शरीर तना रहता है। जीभ अधिकतम सीमा तक बाहर की ओर निकाली जाती है। अधिकतम कितनी? जितनी हम निकाल सकते हैं। अधिकतम कितनी कहेंगे हम? यानी जितनी जीवा हम बाहर निकाल सकते हैं या जितनी जीभ हम बाहर निकाल सकते हैं उतनी हमें इसमें निकालनी होती है। तथा आंखों से ऊपर की ओर देखा जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। इसमें दो पिक्चर्स दिखाई गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जीभ बाहर की ओर निकाली हुई है और आंखों से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। यह मुद्रा लगभग ऐसी होती है जैसे कि कोई सिंह दहाड़ रहा हो। सिंह यानी शेर दहाड़ रहा हो। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इसका नाम सिंहासन इसलिए पड़ा है क्योंकि ये शेर जैसी स्थिति बनाते हैं इसमें, इसलिए इसे सिंहासन कहा जाता है। तो आपको समझ में आया बच्चों कि सिंहासन की मुद्रा में क्या होता है? हमारा पूरा जो शरीर है वो इस तरह से तना हुआ होता है ना। जीभ अधिकतम सीमा तक बाहर निकाली जाती है, आंखों से ऊपर की ओर देखा जाता है और ऐसी मुद्रा होती है जैसे कि कोई सिंह दहाड़ रहा हो। जीभ जितनी हम बाहर निकाल सकते हैं उतनी अधिकतम सीमा तक बाहर की ओर इसमें निकली हुई होती है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अब आते हैं एक तरह से सिंहासन के लाभ। सिंहासन करने से क्या क्या लाभ होते हैं? सिंहासन बहुत ही सिंपल लगता है, सरल लगता है, लेकिन इसके बहुत ही महत्वपूर्ण ये है और ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे फायदे हमको होते हैं। जैसे पहला एक कि हमारी आवाज सुदृढ़ होती है, यानी हम जब बोले तो हमारी आवाज स्पष्ट और सुदृढ़ सुनाई दे किसी को। तो हमारी जो इसका पहला लाभ है सिंहासन का कि हमारी आवाज या इसको करने वाले की आवाज सुदृढ़ होती है। दूसरा इसमें आता है कि चेहरे और गले की मांसपेशियां इससे सशक्त होती है, मजबूत होती है। कहाँ की मांसपेशियां? चेहरे की और गले की मांसपेशियां इससे सशक्त होती है। आंखों की शक्ति में वृद्धि होती है, यानी हमारी जो दृष्टि है वो एक तरह से मजबूत होती है, आंखें हमारी अच्छी हो जाती हैं। अगला इसमें आता है कि छाती और गले के जो भी रोग हैं उनमें इससे लाभ मिलता है। हमारे जो फेफड़े हैं, छाती है इसमें, और हमारे गले से संबंधित जैसे टॉन्सिल्स हैं या थायराइड संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो इसमें बहुत अधिक लाभ होता है। अगला आता है कि टॉन्सिल ठीक होते हैं, फेफड़े और गले की इसमें सफाई हो जाती है। अगर हमारा गला बार बार बैठता है या हमें बार बार गले में टॉन्सिल्स होते हैं या गले में अन्य तरह की कोई परेशानी होती है तो इस सिंहासन को करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। और अगला और अंतिम जो है इसमें कि थायराइड रोग में बहुत ही लाभदायक है। आज के समय में आप जिसे भी पूछेंगे आपको हर कोई व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति कहता हुआ नजर आएगा कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, दिन में 3 बार इस आसन को कर ले तो डेफिनेटली उसका ये थायराइड ठीक हो जाता है। तो इस आसन को करने से इसको कम से कम 2-3 बार, जब हम दिन में 3 बार करते हैं तो एक बार जब हम सुबह मान लो कर रहे हैं तो इसको 3-4 बार कर लें, फिर दोपहर में 3-4 बार कर लें और फिर शाम को 3-4 बार कर लें, तो इससे डेफिनेटली थायराइड में फायदा होता है। तो इस तरह से हमने देखा सिंहासन के लाभ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
आज हमने बैठकर किए जाने वाले जो आसन हैं उनकी श्रृंखला में हमने देखा इस वीडियो में सुखासन, पद्मासन और सिंहासन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देखकर जरूर ये आसन अपने जीवन में अपनाएंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अभी तुरंत आप इसको लाइक कीजिए। हम अगला एक और वीडियो लेकर, एक और आसन लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे और फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।